बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लिप में हमने ये देखा डिस्कस किया था कि जो रेडियो एक्टिव डीके प्रोसेस है जो प्रोसीड होती है तो उसमें इमिशंस होते हैं कुछ पार्टिकल्स की, जैसे अल्फ़ा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, पॉजिट्रॉन इमिशन या इलेक्ट्रॉन कैप्चर। ये प्रोसेसेस होते हैं, कॉमन फॉर्म्स ऑफ रेडियो एक्टिव डीके प्रोसेसेस हैं इमिशंस ऑफ पार्टिकल्स। सो इन पार्टिकल्स की इमिशन जब होती है रेडियो एक्टिव एलिमेंट से या रेडियो न्यूक्लाइड से, तो क्या होता है, ये हम क्या रिएक्शंस होती हैं, किस तरह होता है, इस क्लिप में हम देखेंगे। सो कॉमन फॉर्म्स ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। पहले हम ये अल्फ़ा पार्टिकल एमिशन लेंगे। जो रदरफोर्ड ने ये डिस्कवर किया था, इन्वेस्टिगेशन जब रदरफोर्ड ने की थी कि जो अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं वो पॉजिटिवली चार्जड हैं और इनफैक्ट इट इज़ इक्वल टू द हीलियम न्यूक्लियस। हीलियम का मास जो है 4 होता है और जो एटॉमिक नंबर 2 होता है। तो हैवी पार्टिकल्स, heaviest of all the particles, that is alpha particles emission। ओके, तो जब ये इमिशन होता है तो ये डिस्कवर किया गया या ये कैलकुलेट या फाइंड किया गया कि इस इमिशन की वजह से जो मास नंबर है, जो भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, उसमें जो चेंज आता है वो रिड्यूस होता है। जब पेरेंट न्यूक्लियाइड जब डिसइंटीग्रेट होता है तो उसका मास जो है अल्फा इमिशन की वजह से 4 नंबर माइनस होता है और प्रोटॉन नंबर जो है या एटॉमिक नंबर जो है वो 2 डिजिट से ओके डिक्रीज हो जाता है। ओके, जब अल्फा इमिशन होती है कुछ सम क्वांटम एनर्जी गेट्स रिलीज्ड। ओके, व्हाइल इमिटिंग दिस क्वांटम ऑफ एनर्जी, ओके, रेडियो न्यूक्लाइड, पेरेंट न्यूक्लाइड जिसको हम कहेंगे, इट इज़ रिड्यूस्ड बाय मास नंबर 4, ओके, विद 4 यूनिट्स, ओके, एंड एटॉमिक नंबर आर जो प्रोटॉन नंबर बाय 2 यूनिट्स। ओके, मास नंबर 4 प्लेसेस जो है रिड्यूस होता है और प्रोटॉन नंबर है या एटॉमिक नंबर है वो 2 प्लेस से रिड्यूस हो जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ हम सिंबॉलिकली हम किस तरह इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मान लीजिए ये पेरेंट न्यूक्लाइड है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो इसका एटॉमिक नंबर ज़ाड, मास नंबर, ओके। तो जब इसमें अल्फ़ा इमिशन होता है, ओके, विच इज इक्विवेलेंट टू हीलियम, सो कोई दूसरा एलिमेंट जब ट्रांसफार्म होकर जब बनता है या न्यूक्लाइड जब बनता है तो उसमें जो मास नंबर -4 होता है और एटॉमिक नंबर 2 लेस होते हैं, कुछ एनर्जी रिलीज हो जाती है। एग्जांपल रेडियम, ओके, जो कि यूरेनियम जब डिसइंटीग्रेट होता है तो रेडियम बन जाता है, ये भी एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, रेडियो न्यूक्लाइड है। तो इसमें जब अल्फ़ा इमिशन होता है तो इसका एटॉमिक नंबर जो है 88 है, मास नंबर 226 है। तो इसमें जो है मास नंबर 88 - 2 86 रह जाता है, जो भी नेक्स्ट ट्रांसफॉर्म होकर एलिमेंट बनेगा, न्यूक्लाइड बनेगा। और जो मास नंबर होगा 226 में से -4 करो क्योंकि अल्फा डीके हुआ है तो 222। ओके, helium particle, alpha particle, it is released and some energy is also, quantum of energy also released। तो इस तरह ये एक एलिमेंट, एक और न्यूक्लाइड बनता है जो खुद भी रेडियो न्यूक्लाइड है, ये खुद डीके हो जाता है फिर आगे। तो इसकी वजह से अल्फा इमिशन की वजह से रेडियम को फिर रेडॉन बनता है जो कि गैस है, ओके, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। सो दिस इज फॉर्म बाय अल्फा इमिशन। इसी तरह बीटा पार्टिकल, क्योंकि बीटा पार्टिकल जो इट इज इक्विवेलेंट टू इलेक्ट्रॉन, ओके, बीटा पार्टिकल, बीटा इमिशन मींस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है लेकिन चार्ज माइनस होता है। सो इसकी मिशन से मास में कोई चेंज नहीं आता है न्यूक्लाइड के, लेकिन बिकॉज इसमें जो है बीटा पार्टिकल यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इमिट हो जाता है, उसकी वजह से जो है न्यूट्रॉन जो है वो, क्योंकि ये माइनस होता है, न्यूट्रॉन इज चेंज इनटू प्रोटॉन। ये आप याद रखना, बीटा पार्टिकल की इमिशन की वजह से जो है मास नंबर चेंज नहीं होता है, लेकिन जो न्यूट्रॉन है वो प्रोटॉन में चेंज हो जाता है, क्योंकि न्यूट्रॉन जो है इट इज़ इटसेल्फ कंपोज्ड ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। ओके, जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में, या कह सकते हैं कि
इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ही क्यों न्यूट्रॉन बनाते हैं, इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं, जिनको हम न्यूक्लियंस कहते हैं। तो जब माइनस इमिट होता है, यानी कि नेगेटिव चार्ज इमिट होता है, तो न्यूट्रॉन जो है कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि नेगेटिव इसमें से निकल जाता है, वो फिर पॉजिटिव रहता है, तो इसलिए न्यूट्रॉन फिर प्रोटॉन में ही चेंज हो जाता है। सो दैट मीन्स Z goes up by atomic number or number of proton, it goes up by 1। हर एक कन्वर्जन में ये एक नंबर इंक्रीज हो जाता है। यहाँ पर मैंने एक वर्ड के न्यूक्लियन दीज आर सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ओके, मीन्स जो न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, उनको हम न्यूक्लियंस कहते हैं। ओके, प्रोटॉन ये भी एक न्यूक्लियन है सेपरेटली, एंड न्यूट्रॉन इसको हम न्यूक्लियन कह सकते हैं। सो न्यूक्लियंस आर सब atomic particles within the nucleus in the form of neutron, protons, and nuclide is again a nucleus having some atomic number and mass number can vary. If it varies, then it is isotope. So Z goes up, तो यहाँ हम सिम्बॉलिकली किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे? ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्स अगर कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट है तो Z एटॉमिक नंबर, मास नंबर, बीटा डीके जब हो जाता है तो ट्रांसफार्म हो के, ट्रांसफॉर्मेशन कोई नया एलिमेंट जब बनता है तो एटॉमिक नंबर जो है इंक्रीज़ होगा बाय 1। ओके, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन जब बीटा पार्टिकल रिलीज़ हो जाए, इमिट हो जाता है, तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है, और मास में कोई चेंज नहीं आता है। ओके, इमिशन ऑफ पार्टिकल, बीटा पार्टिकल एंड सम एनर्जी रिलीज्ड। फॉर एग्जांपल रुबीडियम एटॉमिक नंबर 37 और मास नंबर 87। अगेन एटॉमिक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है रुबीडियम स्ट्रोंशियम, डीके होता है जब बीटा पार्टिकल इमिट होता है, स्ट्रोंशियम बन जाता है एटम 7, मास नंबर कोई चेंज नहीं होता, और 37 से 38 बनता है, और फिर कुछ एनर्जी रिलीज हो जाती है। देन पॉजिट्रॉन इमिशन, जब प्रोटॉन जो है न्यूट्रॉन में चेंज हो जाता है, ये प्रोसेस भी हो जाती है, इमिशन भी हो जाता है। ओके, इमिशन ऑफ बीटा पॉजिटिव, दैट मीन्स पॉजिट्रॉन इमिशन जिसको हम कहते हैं। सो यहाँ सिंबॉलिकली किस तरह हम रिप्रेजेंट करेंगे? कोई एलिमेंट एक्स है, मास भी है, एटॉमिक नंबर भी है, जब पॉजिट्रॉन इमिशन होगा, ओके, तो एटॉमिक नंबर 1 होगा, क्योंकि प्रोटॉन जो है चेंज होता है किसमें? न्यूट्रॉन में। ओके, सो हियर पॉजिटिव इमिशन, दैट मीन्स एक पॉजिटिव कम होगा, प्रोटॉन कम होगा, इसलिए -1 एनर्जी इज रिलीज्ड। ओके, तो इन दिस वे फॉर एग्जांपल फ्लोरीन, ओके, एटॉमिक नंबर 9 है, मास 18 है, जब पॉजिट्रॉन इमिशन होता है, ओके, इट इज चेंज्ड इनटू, क्योंकि एक प्रोटॉन जो लेस हो जाता है, एटॉमिक नंबर लेस होगा, Z -1, 9 -1 दैट इज 8, ये ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है, दैट मीन्स ऑक्सीजन 18 आइसोटोप इसको बन जाता है। सिमिलरली समटाइम्स इलेक्ट्रॉन कैप्चर प्रोसेस ये भी हो जाता है। जब ये इलेक्ट्रॉन प्रोसेस कैप्चर कब हो जाता है? जब रेडियो एक्टिव डीके प्रोसीड हो जाती है। ओके, तो उस डिसइंटीग्रेशन के दौरान जो है डॉटर प्रोडक्ट वो एक्साइटेड स्टेट में रहता है। वो कब रहता है? जब एनर्जी जो है न्यूक्लियर एनर्जी जो होगी, या न्यूक्लियस में जो एनर्जी होती है उसकी वजह से, जब एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन जो कि शेल में होता है, ओके, न्यूक्लियस के बाहर एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इसलिए इसको कहते हैं, वो जब डिसलॉज हो जाता है, ओके, न्यूक्लियर एनर्जी की वजह से न्यूक्लियस जो है उसको जो है हायर लेवल से, या आउटर जो शेल होगा, ऑर्बिट होगा, उससे वो इनर मोस्ट शेल में उसको फिर डिसलॉज करता है, और अल्टीमेटली उसको वो कैप्चर करता है। ओके, तो दैट मीन्स इट इज़ कैप्चर्ड विद इन द न्यूक्लियस, सो इट इज़ नोन एज इलेक्ट्रॉन कैप्चर प्रोसेस। सो अल्टीमेटली इसका इफेक्ट जो सेम होगा न्यूक्लाइड पे, जिस तरह की पॉजिट्रॉन इमिशन का हुआ था, बीटा पॉजिटिव इमिशन का हुआ था। ओके, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कैप्चर होगा। ओके, जब कैप्चर होगा Z -1 अगेन प्लस सम एनर्जी रिलीज। फॉर एग्जांपल पोटेशियम इज अगेन रेडियो एक्टिव, पोटेशियम आर्गन बनता है इसको। पोटेशियम एटॉमिक नंबर 19, 40 मास है, इलेक्ट्रॉन कैप्चर जब के शेल से करेगा न्यूक्लियस में, तो एक एटॉमिक नंबर -1 होगा, क्योंकि पॉजिट्रॉन इमिशन हो जाता है, तो ये फिर ऑर्गन में कन्वर्ट हो जाता है।
और कुछ एनर्जी रिलीज हो जाती है। सो इन रिएक्शन से, इन इमिशन से ये पता चलता है कि रेडियो एक्टिव डीके जब प्रोसीड हो जाती है तो उसमें इमिशंस हो जाते हैं या इमिशन की सूरत में प्रोसीड करती है। अल्फा इमिशन, बीटा इमिशन, पॉजिट्रॉन इमिशन या इलेक्ट्रॉन कैप्चर होता है। इनफैक्ट जब डीके प्रोसेस होता है, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन है, कोई पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड, या ज़रूरी नहीं है कि बस खाली उसमें एक ही इमिशन हो, या अल्फा इमिशन ही हो या बीटा इमिशन ही हो। इसमें सभी इमिशन जो हैं, ये सभी प्रोसेसेस जो हैं रादर ये हो सकती हैं। That means instead all types of process may occur, okay, during the disintegration of a nuclide, okay, of lower mass number, during the integration to a nuclide of a lower mass number, ultimately reaching to stable product. So ये जो स्पॉन्टेनियस रेडियोएक्टिव डीके जब हो जाता है और एक स्टेबल न्यूक्लियोटाइड बनता है, ये प्रोसेस हो जाती है, तो ये एक फिक्स्ड मेजरेबल रेट पे हो जाती है। ओके, सो दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं यहाँ पे कि ये प्रोसेस जो है ये एक फिक्स्ड मेजरेबल, दैट मीन्स दैट कैन बी कैलकुलेटेड और मेजर्ड। ओके, दिस रेडियोएक्टिव स्पॉन्टेनियस रेडियोएक्टिव प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस मीन्स ऑटोमेटिकली या नेचुरल, जिस भी हम कहें जो खुद ब खुद हो जाती है। ओके, रेडियोएक्टिव डीके into a more stable nuclide, into a more stable element, it proceeds slowly, gradually at a fixed measurable rate. Okay, इसी को हम फिक्स्ड मेजरेबल रेट को हम, क्योंकि ये फिक्स्ड रहता है, चेंज नहीं होता है, इसको हम डीके कांस्टेंट कहते हैं, क्योंकि एक पेरेंट एलिमेंट जो है डिसइंटीग्रेट हो जाता है, डीके हो जाता है, न्यूक्लियर रिएक्शन इसमें हो जाती है, अल्टीमेटली ये ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ओके, वो लेकिन ये एक फिक्स्ड ओके चेंज नहीं होता है, उसी रेट पे ये डीके हो जाता है। इसी को हम इसलिए जो है डीके कांस्टेंट कहते हैं, जिसको हम लिम्डा से फिर रिप्रेजेंट करते हैं। लिम्डा इज़ अ डीके कांस्टेंट, और जो ये लिम्डा है ओके it represents fraction of atoms. Decay constant lambda, it represents fraction of atoms. Okay, fraction of atoms decaying in a given time, decaying per unit time. So lambda is a decay constant which is actually fraction of atoms. कितना एटम्स, कितने एटम्स जो डिके हो जाते हैं किसी गिवन टाइम या पर यूनिट टाइम में, इसलिए उसको जो है रेडियो एक्टिव कांस्टेंट भी कहते हैं। ओके, रेडियो एक्टिव कांस्टेंट भी कहते हैं। सो द नंबर ऑफ एटम्स डिकेइंग इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम, कितने एटम्स डिके हो जाते हैं किसी गिवन टाइम में। ओके, it has been found that it is directly proportional to total number of radioactive elements. ये बात आप याद रखना कि जितने एटम्स जो हैं, नंबर ऑफ एटम्स ओके जो डिके हो जाएंगे किसी गिवन टाइम में, कितने साल होंगे वो, ओके, दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, कि उसमें उस रेडियो एक्टिव एलिमेंट में टोटल नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम्स कितने हैं। ठीक है, उस न्यूक्लाइड में जो है टोटल नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स एटम्स जो न्यूक्लाइड्स में होंगे, मटेरियल में होंगे, इसी पे डिपेंड करेगा। सो द नंबर ऑफ एटम्स दैट डीके इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम इज फाउंड टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टोटल नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम्स। ओके, इसको हम न्यूक्लाइड भी कह सकते हैं प्रेजेंट इन द मटेरियल। सो इसलिए जो रेट ऑफ डीके है इट इज़ controlled only by the total number of radioactive atoms present and not by other geological factors which involve change of chemical environment, temperature, pressure. Okay, इस पर कोई असर नहीं पड़ता है, फिजिकल चेंज हो, टेम्परेचर प्रेशर चेंज हो, एनवायरमेंटल चेंज हो, केमिकल चेंज हो, इससे कोई असर नहीं पड़ता है। खाली ये डिपेंड करेगा कि उस एलिमेंट में कितने रेडियो एक्टिव एटम्स मौजूद हैं, उस न्यूक्लाइड में कितने जो है रेडियो एक्टिव एटम्स हैं। सो न्यूक्लियर फोर्स जो है वी फिर द एक्ट फॉर डिस्टेंसेस मच स्मॉलर ओके देन इवन द डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियर।
So and in this process of decay, the amount of energy released, it is far greater than what is normally available in geological processes. So जो भी ये प्रोसेस जिसमें एमिशन है अल्फ़ा बीटा पार्टिकल से, इससे क्या हो जाता है, एमिशन से जो है इंटरनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो होगा मिनरल का, वो फिर डिस्ट्रॉय हो जाता है रेडिएशन की वजह से। ओके, अगर उसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट हो, क्योंकि उससे एक डिस्कलरेशन हो जाती है, फ्रैक्चरिंग हो जाती है, जिसको हम मेटामिक्टाइजेशन कहते हैं। मेटा मीन्स चेंज, ओके, mictization. So this metamictization, it is actually change in the internal structure, destruction of internal crystal structure, okay, by the emission of alpha beta particles, okay. So इससे फ्रैक्चरिंग और डिस्कलरेशन हो जाती है। सो एज डिटर्मिनेशन और हाफ लाइफ पीरियड फिर किस तरह ये टेक्निक यूज़ करते हैं हम, ये हम फिर नेक्स्ट क्लिप में जो है देखेंगे।